ढेर सारे सवाल जवाब यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के पेशेंट हमसे पूछते रहते हैं, काफ़ी लोगों का रिप्लाई भी दे देते हैं, लेकिन कुछ कॉमन क्वेश्चन बार बार लोग हमसे पूछ रहे हैं। दैट्स वाई हमें लगा कि एक वीडियो क्यों ना अपलोड कर दें। कुछ लोगों ने हमें पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पूछा, सर ये बनता है कि नहीं, कैसे बनता है। कुछ लोगों ने हमसे ये भी पूछा कि सर इन्फेक्शन होने के कितने दिन बाद बनता है। कुछ लोगों ने ऐसा पूछा कि किस इन्फेक्शन में बनता है। कुछ लोगों ने बाकी सवाल भी किए। तो एक कॉमन सी चीज़ मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि ये आपकी रिकवरी और बाकी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो। सो दैट्स वाई इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। उम्मीद करते हैं इसमें जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आपके किसी भी ट्रीटमेंट, नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा कि इस नज़रिए से बीमारी को देखिए और कैसे ठीक होते इस बात को समझिए। बने रहिए हमारे इस वीडियो के लास्ट तक। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथिक, अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, और यदि वीडियोज़ आपको पसंद आ रहा हो तो श्योरली लाइक करिए और शेयर करिए बाकी लोगों से। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी क्रॉनिक बीमारी XYZ, कोई भी आप क्रॉनिक बीमारी लीजिए, रोमेटिक आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ब्रेन ट्यूमर, यहाँ तक कि कार्डियक अरेस्ट, कुछ भी इंक्लूडिंग द यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, ये सारी बीमारियों में ज़रूर पास्ट हिस्ट्री में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ये डेवलप होती हैं। जैसे पहले सवाल का जवाब कि क्या सारे इन्फेक्शन में स्ट्रक्चर बनता है? एकदम नहीं। डिपेंड ये करता है कि पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी उस इन्फेक्शन के लिए कैसी है, और इन्फेक्शन के बाद जिस सरफेस पे इन्फेक्शन हो रहा है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। जैसे मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट को मैं देख रहा हूँ जिनमें 10 बार रिकरेंट UTI के इन्फेक्शन होते हैं, लेकिन उनमें कहीं भी स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता है। कई ऐसे पेशेंट को भी देख रहा हूँ जिसमें बहुत खतरनाक के गोनोरिया तक के इन्फेक्शन हो जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई ऐसे पेशेंट को भी देख रहे हैं, आजकल की डेट में कैथेटराइजेशन एक बहुत नॉर्मल सी प्रोसेस है। बहुत से लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, बहुत से लोगों को यूरी बैग लगाया जाता है। तो क्या इन सारी वजहों से सबको स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है? नहीं। तो ज़रूरी क्या, एक ट्रॉमा क्रिएट होता है, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से हो या फिर वो कोई इंसर्शन की वजह से हो। कई लोग RGU के टेस्ट के बाद से भी परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी कारण से जब एक लोकल ट्रॉमा क्रिएट होगा तो लोकल ट्रॉमा के रिस्पॉन्स में बॉडी की जो पर्टिकुलर म्यूकोसा है वो कैसे रिएक्ट करती है, ये डिपेंड करेगा उस बीमारी के डेवलप होने पे। ब्रेन ट्यूमर ही किसी को हुआ है तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वो ब्रेन ट्यूमर अपने आप, कहीं इन्फ्रॉक्ट हुआ होगा, कोई लोकल इन्फ्लेमेशन सेटल हुआ होगा, आफ्टर दिन ये बीमारी डेवलप हुई। किसी का इम्यून सिस्टम उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, किसी का हाइपर एक्टिव ब्लैडर है तो हाइपर एक्टिव ब्लैडर या ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन का कुछ तो वजह होगा, कहीं से तो ट्रिगर हुआ होगा। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेज में मैं देख रहा हूँ कि ट्रिगरिंग फैक्टर का रोल एलोपैथी में नहीं होता है। कॉजेशन ऑफ द डिजीज़ जो हम बार बार बात करते हैं, किस वजह से उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल में समझिएगा कि किसी को सर्दी हुई, कोल्ड का एक्सपोजर हुआ। भाई कोल्ड का एक्सपोजर हुआ, उसने एक सरफेस तैयार किया जिस पे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन प्रिसिपिटेट हुआ, ठीक। तो एलोपैथी जो टर्म में बात करती है वो उस वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने की बात करती है, और हम मान लेते हैं कि एलिमेंट फ्रॉम द कोल्ड है, तो हमारी जो दवाइयाँ सेलेक्ट होंगी वो अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट या अकॉर्डिंग टू द कॉज ऑफ द डिजीज़ पे होगी, यानी कि कोल्ड को हम लोग नहीं भूल सकते हैं। इसीलिए किसी भी मरीज की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम ये तो जानें कि शुरू कहाँ से हुई, ठीक है। तो सारे स्ट्रक्चर के केसेस इन्फेक्शन की वजह से नहीं होते हैं, और जितने भी इन्फेक्टेड लोग होते हैं सबको स्ट्रक्चर नहीं बनता है। अब ज़रूरत किस बात की है कि आप समझें कैसे ये प्रोसीड ऑन कैसे करता है। ज़रूरत इस बात की है कि जो भी हम प्रिकॉशन आपको बताते रहे हैं, प्रिकॉशन चाहे बाकी की लिस्ट तो तैयार करके रख ली जाती है, लेकिन कोई भी, जैसे सपोज दैट हमने एजम्पशन बनाया कि इसमें ल्यूकवार्म वाटर काम करता है, अच्छा काम करता है, तो ये मेरी ओपिनियन से क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने 100 लोगों पे ये चीज़ अप्लाई की और 100 लोगों में से 90 लोगों का फीडबैक आया, नहीं सर इट्स गुड। मैंने बोला कि यदि आपको योगा से बहुत सिग्निफिकेंट आराम मिलता है, योगा केवल ब्लैडर के लिए नहीं काम करती है या फिर यूरेथ्रा के लिए नहीं काम करती है, यूरेथ्रा के लोकल इन्फ्लेमेशन को भी सेटल करने में काम करती है, आपकी ब्लैडर को स्ट्रेंथ देता है, दैट्स वाई, मतलब आपके मसल को स्ट्रॉन्ग करता है और ढेर सारे काम करता है। और सबसे ज़रूरी तो जो माइंड का न्यूरो सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करता है, न्यूरो रेगुलेशन, नॉट द सर्कुलेशन।
ठीक है। तो इस तरह से हमारे लिए कॉजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि किसी भी ट्रीटमेंट में, एक्सेप्ट द होम्योपैथी, किसी भी ट्रीटमेंट में आप जब तक कॉज को रिमूव नहीं करेंगे तब तक बीमारी ठीक नहीं होगी। इस वीडियो को शूट करने के पीछे सबसे बड़ा पर्पज़ ये है कि करीब ढेर सारे ऐसे मरीज हैं, परसेंटेज एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता हूँ। आने वाले टाइम में जब मैं आपको 1200 से ज़्यादा मरीज अब तक हो चुके हैं, जब उनका मैं डेटाबेस आपके साथ शेयर करूँगा कि किसमें क्या क्या हो रहा है और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, कैसे प्रोसीड ऑन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आगे आने वाले वीडियो में शेयर करूँगा। और कई लोगों की डिमांड है सर इंग्लिश बताइए, बनाइए, हिंदी नहीं समझ में आती, दैट्स गुड, कोई बात नहीं, हम उसे अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो मैं बात करता था कि जो भी हम आपको सजेशन देते हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आइदर योगा, न्यूट्रिशन या फिर वाटर के इंटेक, जो भी रिलेटेड है। इसके लिए मेरी ओपिनियन नहीं होती, पहले हम एक्सपर्ट से ओपिनियन लेते हैं कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। वो लोग ओपिनियन देते हैं, 100 लोगों के ऊपर अप्लाई किया जाता है, जब उनकी फीडबैक आती है तो आप लोगों को सजेस्ट किया जाता है। सो दैट्स वाई प्रिकॉशन आर एज इम्पोर्टेंट एज द ट्रीटमेंट एस्पेक्ट। और बिना किसी भी बीमारी का ठीक होना दोनों बातों के ऊपर डिपेंड करता है। हमने देखा है कि बहुत से लोगों को मैंने वेरी फर्स्ट टाइम ही दवा दी और उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको फर्स्ट वाली दवा से रिस्पांस नहीं मिला। सो दैट्स वाई हमें केस को रीइवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, दोबारा देखने की ज़रूरत है कि आखिर उसमें दिक्कत कहाँ हो रही है। कोई तो कॉज होगा जो उस बीमारी को ठीक नहीं होने दे। हो सकता है मैं कॉज तो पहली बार में फाइंड आउट ही ना कर पाऊँ, पहुँच ही ना पाऊँ कि वो कॉज क्या है। सो दैट्स वाई किसी भी ट्रीटमेंट में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है कि आप मरीज़ जो भी है वो अपनी केस हिस्ट्री सही से दे। पहले वो खुद तो समझने की कोशिश करे कि कहाँ से शुरू हुई है। भाई एलोपैथिक डॉक्टर की तरह क्या आपने सिम्टम बताया, 4 दवाइयाँ लिख दी, काम खत्म हो गया, चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन नहीं, जब ठीक करने के एस्पेक्ट से हम देखते हैं, उसे क्योर करने के एस्पेक्ट से देखते हैं, तो कई लोग हमसे पूछते हैं सर 100% रिकवरी। दोस्त 100% केवल आइडियोलॉजी, 100% रिकवरी नहीं होती है। 100% रिकवरी केवल आइडियोलॉजी है। क्या आप 100% सही हो सकते हैं? क्या आप 100% गलत हो सकते हैं? क्या 100% परफेक्शन कोई चीज़ होती है? ये तो केवल आइडियोलॉजी होती है। और आप 90 और 100 में कभी डिफरेंस भी नहीं कर पाएंगे। ये कोई रिटन एग्जाम के मार्क्स नहीं है जहाँ 90% मिला, 99 मिला, 100 मिला। यदि आप बहुत दिनों से सफ़र कर रहे हैं तो एक अच्छा, कई मरीज हमसे बोलते हैं सर शुरू में ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलता है, बाद में कम मिलता है। हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि शुरू में बीमारी 100% है, उसमें आधा आराम मिला तो आपको 50% आराम मिला। रिमेनिंग 50% में जब 50% आराम मिलेगा तो वो टोटल का 25 ही होगा ना। तो जो ग्राफ होता है रिकवरी का वो होता है लाइक दिस, ठीक है। यानी कि पहली बार में यहाँ से यहाँ तो हम जल्दी पहुँच गए, अब ये जो पार्ट बचा है इसके लिए एक लंबा टाइम तय करना है। थर्ड फेज़ के ट्रीटमेंट में जब मरीज़ को मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पे डालता हूँ तो उसमें पेशेंट से हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। यानी कि भाई दवाइयों को हम टैपर डाउन करवा रहे हैं तो आपके एफर्ट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। सो दैट्स वाई कोई यदि ये सोचे कि हम अपना एफर्ट नहीं करेंगे और मैं दवाइयों को लूँगा और ठीक हो जाऊँगा, तो प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। किसी भी बीमारी में सपोज दैट अच्छी से अच्छी मोस्ट मिनिमम दवा भी हमने यदि किसी मरीज़ को दे दी है तो दवा के रिस्पॉन्स में मरीज़ रिएक्ट कैसे कर रहा है। यदि उसका रिएक्शन ठीक है तो रिस्पॉन्स अच्छा आता है, इसको ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। तो कई मरीजों की ससेप्टिबिलिटी अच्छी होती है, वो ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स कर जाते हैं, और कई मरीजों की ससेप्टिबिलिटी कम होती है, वो देर से रिस्पॉन्स करते हैं। ससेप्टिबिलिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, आने वाले किसी वीडियो में हम बताएंगे। वो डायस्थेसिस, टाइपोलॉजी और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। आगे कभी बात करेंगे इसके बारे में। तो ये कुछ मेजर क्वेश्चंस हैं जो हमसे बार बार पूछे जाते हैं। हाँ, दूसरी चीज़, यदि किसी को मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, अचानक यूरिन बंद हो जाए तो क्या, 3 तरीके मैं अडॉप्ट करता हूँ, आपको भी बार बार बोलूँगा। दवाइयों को डाइल्यूट करके फ्रिक्वेंटली रिपीट कर लीजिए, 70% केस में सेटल हो जाता है। बची 30% केसेस। 30% केसेज में जब यूरिन कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट होने लगे, आपको दिक्कत हो रही है, तो आपको एक टैबलेट यूरिमैक्स डी या फिर कोई भी इस तरह की दवा लेने में कोई हर्ज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ही बार लेना है, ठीक है। एल्फो नाम की एक टैबलेट है, वो ले सकते हैं। मैं एलोपैथिक दवाइयों की परमिशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कभी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो श्योरली आपकी जान के शर्त पे हम आपका इलाज नहीं कर सकते, तो ये कभी कभार यूज़ की जा सकती है। जिस मेडिसिन के फील्ड में ज़्यादा काम हुआ है, हमें उसकी सुविधा लेने में बुराई क्या है। तीसरी चीज़, यदि आपको लगे यूरिन कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है और 4-6 घंटे ज़्यादा हो गए, उसकी वजह से किडनी कहीं डैमेज होने लगे, तो ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप उसको डायलेशन करवा लीजिए या फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। तो ये नॉर्मल प्रिकॉशंस होते हैं जो करने पड़ते हैं। यदि आप इन प्रिकॉशंस के साथ बढ़ते हैं तो जो मेरे पास डेटाबेस है उसमें 80+ % में जो लोग हैं वो अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं।
15 के आसपास थोड़ी सी अप्स एंड डाउन लगे हुए हैं। 5% ऐसे केसेस हैं जिनमें किसी तरह से मैनेजमेंट मोड में ट्रीटमेंट में कर रहा हूँ, जिनको मैंने बता दिया इसमें कोई स्कोप नहीं है। आप चाहें उसमें से 1-2% लोग ऐसे भी हैं जिनको मैंने रेफ़र कर दिया है, उसमें मेरा स्कोप एकदम नहीं है। तो ये भी समझना पड़ता है कि कौन सा केस प्योर सर्जिकल हो चुका है और कौन सा केस है जिसमें स्कोप बाकी है। हर आदमी एक्सपेक्ट करता है कि दवाइयों से सही कर लिया जाए, हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी मैं गॉड तो नहीं हूँ, सारे केसेस ठीक भी नहीं हो सकते हैं। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट, बट इट डिपेंड ऑन द टर्मिनोलॉजी, बट इट डिपेंड्स ऑन द टर्म एंड कंडीशन कि किस कंडीशन में हम मरीज़ का इलाज कर रहे हैं और उसकी प्रोग्नोसिस कैसी है, उसकी पैथोलॉजी कितनी डीपर है। थैंक यू वेरी मच हमारे वीडियोज़ में बने रहने के लिए। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, मेरा होम पेज।